वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस ए वे टू सक्सेस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक और शेयर का बटन दबाकर युक्ति आईएएस को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी युक्ति आईएएस के द्वारा सारगर्भित और संक्षिप्त मटेरियल आपको उपलब्ध कराई जा रही है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हमारे जो पुराने मित्र, हमारे जो पुराने सहपाठी हैं जो निरंतर बेहतर प्रयास कर रहे हैं, उनको इस प्रयास के लिए धन्यवाद। ताकि जो भी डीएनए के टेस्ट चल रहे हैं उसमें उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। सभी स्टूडेंट का 100% एक्यूरेसी के साथ अपना टेस्ट दे रहे हैं और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता आपको मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो भी युक्ति आईएएस के द्वारा पेड ग्रुप चलाया जा रहा है उसमें आप जुड़ सकते हैं। जैसे डीएनए का पेड ग्रुप है जिसमें सभी करंट अफेयर्स के टेस्ट होते हैं, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट होते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस, जो भी हिंदी स्टेट पीसीएस है उनके रेगुलर टेस्ट चलाए जाते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसके कोर्स फाउंडेशन कोर्स और क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपको इससे संबंधित समस्या है, दिए गए नंबर पर आप बात करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म में जैसे यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इस सभी पर से जुड़कर आप जो भी युक्ति आईएएस के द्वारा सारगर्भित सामग्री आपको दी जा रही है जुड़ सकते हैं। पिछले सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज उसी सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं हम, जिसमें मूल अधिकार के 12 से 35 तक होंगे, जिसमें अनुच्छेदगत बातें भी होंगी, कुछ विवाद भी होंगे उससे जो उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ उसके कुछ समाधान भी यहाँ बताए गए हैं। और जो 20 ईयर, लगभग 15 से 20 ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं इन 12 से 35 आर्टिकल 12 से 35 के संदर्भ में, वो सभी इसमें समाहित हैं। अतः आप लोग इसे निरंतर देखें और अपने अध्ययन सामग्री में इसे शामिल करें। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है राज्य की परिभाषा। मैंने कल भी बताया था अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में क्या थी, तो यहाँ मैंने पहले राज्य की परिभाषा को बता दिया। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है। तो कौन क्या क्या था, आप लोगों को बेहतर तरीके से कल आप देखे होंगे राज्य की परिभाषा। तो मैं चलिए इसको स्पीड से ही देख लेता हूँ, थोड़ा जल्दी में, कि समय ज़्यादा ना बर्बाद हो। सबसे पहले राज्य का वर्णन किया गया है। राज्य संघीय सरकार और राज्य सरकार स्थानीय शासन और अन्य प्राधिकारी को राज्य माना जाता है। कार्यकारी और विधायी अंगों के संघीय सरकार और क्रियान्वित करने वाली सरकार भारत की संसद था। राज्य सरकार विधायी अंगों और प्रभावित करने वाली सरकार राज्य विधानमंडल राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। कहने का अर्थ ये जो भी संस्थाएं हैं जो राज्य से पोषित है, राज्य के वित्त पोषित है, अनुदान लेते हैं किसी प्रकार के, वो राज्य क्षेत्र में आएंगे। जो अंग है सरकार के वो भी राज्य सरकार के राज्य के अंतर्गत आएंगे। यहाँ राज्य का कहने का अर्थ है भूभाग क्षेत्र से ना होकर, जैसे राज्य के परिभाषा जो दी जाती है वो क्षेत्र से संबंधित नहीं होते, निश्चित भूभाग से संबंधित नहीं होते। यहाँ राज्य का स्टेटस होता है, स्टेटस के संदर्भ में ये समझा जाता है किसको राज्य की संज्ञा माने, राज्य के अंग माने जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको आती है। वैसी संस्थाएं आती है जिसके अंदर राज्य के अंतर्गत राज्य के वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। जो जो भी ऐसी संस्थाएं होंगी जो राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है वो भी राज्य माने जाएंगे। अन्य सभी निकाय, वैधानिक, गैर संवैधानिक प्राधिकरण, एलआईसी, ओएनजीसी इत्यादि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उस निजी इकाई या एजेंसी को भी बतौर राज्य की संस्था के रूप में कार्य करे जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। कहने का अर्थ, सीधा अर्थ राज्य का, यहाँ पर राज्य का अर्थ ये होता है, अगर ये संस्थाएं जो भी आपको यहाँ पर चर्चा में नजर आई, अगर वो किसी व्यक्ति विशेष का मौलिक अधिकार हनन करता है तो वो मौलिक अधिकार किसी भी प्रकार के होंगे, 12 से 35 में जो मौलिक अधिकार वर्णित है, अगर उसका हनन करता है तो ये न्यायालय में ये वादी इनको बनाया जा सकता है। मूल मकसद राज्य का कहने का अर्थ यही है कि उन्हें न्यायालय में एक वादी बनाया जा सकता है। वादी कहने का अर्थ उनके विरुद्ध आप कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित होगा उसे एक पार्टी के रूप में शामिल होना पड़ेगा।
तो राज्य का अर्थ इस संदर्भ में यहाँ देखा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मूल अधिकारों से असंगत और अल्पीकरण करने वाली विधियां अनुच्छेद 13 में क्या है चर्चा। अनुच्छेद 13A में यदि किसी संवैधानिक विधान विधि या मूल अधिकारों मध्य टकराव उत्पन्न हो जाए तो मूल अधिकारों की प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी वैधानिक या विधि में मूल अधिकार अगर टकराव हो रहा है तो कौन सबसे विशेषताएं होंगी, यहाँ पर मूल अधिकार ही ज़्यादा प्राथमिकता हो जाएगी। तो आप देखते होंगे न्यायालय में जब भी जाता है तो किस संदर्भ में वह निर्णय देता है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही। इससे कि कोई निर्णय से कोई मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, न्यायालय ये सबसे पहले देखता है। उसके बाद निर्णय और के अन्य आयामों को वो देखता है। ऐसा क्यों किया जाता है? मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, अर्थात राज्य को एक पार्टी के रूप में, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया, राज्य के जो भी अंग हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उसको एक पार्टी बनाया जा सकता है। यानी एक इसके विरुद्ध कोई वादी न्यायालय में वाद लेकर जा सकता है कि इस संस्था ने, इस अमुक संस्था ने हमारे विरुद्ध मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया है। फिर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपील कर सकता है। इसी कारण ऐसा किया गया है। अनुच्छेद 13 के संदर्भ में बातें की गई। यहाँ पृथक्करणीयता का सिद्धांत या पृथक्करण का सिद्धांत भी यहाँ कुछ बातें स्पष्ट होती है इस अनुच्छेद 13 के संदर्भ में। तो इसे देखते हैं क्या है। यदि किसी अधिनियम भाग मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण असंवैधानिक सिद्ध होता है तो पूरे अधिनियम को शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए या सिर्फ उसी भाग को मूल अधिकारों से असंगत माना जाता है या है असंगत है। इस प्रश्न के समय उत्तर में पृथक्करणीयता का सिद्धांत विकसित हुआ है। तो कहने का अर्थ है इस सिद्धांत का विकसीकरण तब देखा गया है जब संविधान के असंवैधानिकता के प्रश्न, किसी अधिनियम के असंवैधानिकता पर प्रश्न खड़ा होता है। तो क्या वो संपूर्ण जो मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो असंगत होगा वो अलग असंवैधानिक होगा या पूरा विधि ही असंगत होगा? तो ऐसा नहीं है, केवल मूल अधिकारों का जो संदर्भ में जो असंगत होगा वही पार्ट असंगत माना जाएगा, बाकी सारी यथास्थिति बनी रहेगी। नेक्स्ट, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम को असंवैधानिक भाग ऐसा है जिसे अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल आशय को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है तो केवल मूल अधिकारों से असंगत इसी भाग को शून्य किया जाएगा, न कि पूरे अधिनियम को। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जो अगर मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक बिंदुवार कोई अधिनियम है तो मान लीजिए इसमें 8 एक असंगत होगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो केवल 8 को ही असंगत माना जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को। तो ये यहाँ से झलक के आता है। तो इस व्याख्या का आधार यह है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संविधान पूर्व विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक ये भाग के उपबंधों में असंगत है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, तो यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया कि असंगत भाव का उद्गम कहाँ से माना था? अनुच्छेद 13 से और अनुच्छेद 1 से। तो 2 अनुच्छेदों से यह माना जाता है। फिर अनुच्छेद 13(2) में संविधान पश्चात विधियों के संबंध में उस मात्रा तक वाक्यांश का प्रयोग इसी प्रकार किया जाएगा, अर्थात जहाँ तक ये अवैध होगा वहाँ तक ये मान्य होगा। ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत क्या है? आच्छादन का सिद्धांत का संबंध अनुच्छेद 13A में वर्णित संविधान में पूर्ण विधियों से है। इसके अंतर्गत न्यायालय में कहा गया है कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण पूर्णतः मृत या नष्ट नहीं हो जाती, बल्कि मूल अधिकारों द्वारा ग्रहण किए जाने से ढक जाती है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो भी विधियां असंगत होगी उसको दूसरी विधियों के द्वारा पुनः जीवित किया जा सकता है, न कि वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अर्थ इसका क्या है? अर्थ संविधान लागू होने से पूर्व सभी मामलों के लिए इसका प्रयोग वैध बना रहता है, अर्थात जिन मामलों में मूल अधिकार लागू नहीं होंगे वहाँ यह ग्रहण हट जाता है। फिर यदि मूल अधिकार में ऐसा संशोधन हो जाए कि कोई संविधान पूर्व विधियाँ जो कि उसी मूल अधिकारों में उन्हीं प्रावधानों के कारण ढकी गई हैं तो वह आच्छादन हट जाएगा। ऐसी विधियां फिर पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
फिर नेक्स्ट, भारत में कोई भी व्यक्ति स्वयं की इच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। यह अमेरिकी मॉडल है। अमेरिका में त्याग किया जाता है, क्या कर सकता मौलिक अधिकारों का, पर भारत में मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। नेट नोट में यहाँ मैंने लिख भी दिया है, देखिए, अमेरिका में यह प्रावधान है कि यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों को छोड़ना चाहे तो ऐसा कर सकता है। भारत में ऐसा कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है। अब 13(2) में देखते हैं, सरकार द्वारा किसी भी ऐसे विधि का निर्णय नहीं किया जाए जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए और समाप्त कर दिया जाए। यदि ऐसी राज्य ऐसी विधि का निर्माण करता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित करती है। 13(2) में तो यहाँ से पीटी में प्रश्न पूछा है पीसीएस और यूपीएससी दोनों में कि किस अनुच्छेद किसके तहत यह व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 13(b) में 13(3) में क्या कहा गया, राज्य द्वारा निर्मित इन विधियों अध्यादेश, अधिसूचना, नियम और उपनियम आदेश शामिल है। फिर 13(4) में क्या बोला जाता है, इसमें यह उपबंध 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया है 13(4) को। तो संविधान संशोधन विधि द्वारा वर्णित मूल अधिकारों को छीना जा सकता है, अर्थात संविधान संशोधन विधि समान विधि से अलग है, परंतु गोलकनाथवाद में 1967 में यह व्यवस्था को अस्वीकार किया गया। कहने का अर्थ था, आपको मैंने पिछले सेशन में बताया भी था, 24वां संविधान संशोधन 1971 क्या था, वो किस संसद को ये अधिकार देता था कि वो किसी भी अनुच्छेद 1 से लेकर 395 के किसी पार्ट में संशोधन कर सकती। इसमें मौलिक अधिकार भी आता था, 24वां संविधान संशोधन में वो संशोधन कर सकते थे। पर गोलकनाथवाद में क्या ये बोला गया कि ये संशोधन नहीं कर सकती है, तो ये डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ से आप देखते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर कुछ 13(a) की स्थितियाँ क्या, 13(2) की स्थितियाँ क्या है, मूल अधिकार वर्सेस निर्देशक तत्व। तो जैसे शंकरी प्रसादवाद 1951 में, अनुच्छेद 13(2) में स्थितियाँ क्या बनती है देखते हैं। मूल अधिकार वर्सेस निर्देशक तत्व में कुछ विवाद उत्पन्न हुए, जैसे शंकरी प्रसादवाद 1951 में। इस सब की चर्चा मैंने प्रस्तावना के संदर्भ में जहाँ क्लास सेशन लिया था वहाँ पर भी चर्चा किया था, शंकरी प्रसादवाद। फिर आपको पिछले सेशन में इसकी चर्चा किया था, तो ये सब वहाँ से भी आप देख के समझ रहे होंगे। और जो नहीं समझ रहे वो चीज़ें एक बार जाके वहाँ से जाके एक बार देख ले चीज़ों को। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये सब चीज़ें, अब ये आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो ये सब वाद आपको बार बार आएंगे। तो कुछ वाद ऐसे हैं तो उसे आप अच्छे तरीके से उसको समझ ले, देख ले उसको, जो जिस तरह हो उसको, क्योंकि वो बार बार आपके अध्ययन सामग्री में शामिल होंगे। तो डाउट इसमें ना उत्पन्न हो, इसलिए आप ये सब जो भी शंकरी प्रसादवाद है, केशवानंद भारतीवाद है, फिर गोलकनाथवाद है, विनर्वा मिल्स है, इंदिरा साहनीवाद है, ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं शंकर प्रसादवाद में क्या बोला गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधियों में संविधान विधि शामिल नहीं है। ठीक है, नगर पालिका में यह माना गया, नगर पालिका सॉरी यहाँ नगर पालिका नहीं होगा, ये मिरर हो गया, या न्यायपालिका होगा। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक है, न्यायपालिका यहाँ समझे आप लोग। माना कि समान विधि में संशोधन, संविधान विधि और संशोधन विधि में अंतर है। अर्थ क्या था इस संदर्भ में, न्यायालय का क्या कहना था, वो क्या मानते थे, ये मानते कि संसद समान विधि के द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है, बल्कि संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। अगर संविधान संशोधन होता है तो शंकरी प्रसादवाद में ये बोलता है, अगर संविधान संशोधन होता है तो इससे मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। तो जैसे इसके बनिस्पत में क्या विधायिका करती है, जैसे नोट यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, संपत्ति के अधिकार पूर्व में मूल अधिकार था, बाद में जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून के द्वारा उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी या लीगल राइट बना दिया गया। ये किसके, शंकरी प्रसाद जो 1951 का मामला हुआ था उसके बाद की घटना है। तो यहाँ पर वो संविधान संशोधन की चर्चा कर देता है न्यायालय। ये पहली शुरुआत की स्थिति है। यह गोलकनाथ और केशवानंद भारतीवाद के बाद यह स्थिति बदल जाती है। अब गोलकनाथ 1967 में क्या बातें की गई थी ये भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बातें की गई थी कि नगर पालिका ने शंकरी प्रसादवाद के निर्णय को पलट दिया, परिवर्तित कर दिया। उसके बाद अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि को संशोधन विधि भी सम्मिलित, अर्थात नगर पालिका
सॉरी, यहाँ भी नगर पालिका हो गया, थोड़ा एरर मिस्टेक है, न्यायपालिका यहाँ समझे। जहाँ भी नगर पालिका अगर अभी नज़र आ रहा है तो वहाँ न्यायपालिका समझेंगे, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा एरर। न्यायपालिका निर्माण विधि और संशोधन विधि में अंतर को अस्वीकार कर दिया, अतः संसद के द्वारा समान विधि अथवा संशोधन विधि में अंतर को किसी के द्वारा भी मूल अधिकारों से छीना नहीं जा सकता, ये माने। इसके बाद आप देख रहे हैं केशवानंद भारतीवाद में ये क्या बोलता है, गोलकनाथवाद में, कि कोई भी अंग है, संविधान संशोधन भी अगर कर देते हैं तो संविधान संशोधन कहाँ तक अशून्य होगा, मौलिक अधिकारों में संशोधन मान्य नहीं होगा, तो ये बोला जाता है। फिर भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत यहीं पर बोला जाता है गोलकनाथवाद में। ये पीटी में आपको यूपीएससी के पीटी में पूछा है और उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो गोलकनाथवाद में भविष्यलक्षी का विधि सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूल्स के प्रतिपादित किया गया। वो क्या था, जिसका अभिप्राय यह था कि गोलकनाथवाद निर्णय के बाद मूल अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। फिर समता का अधिकार, मूल अनुच्छेद 14 से 18, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सेशन। ये वाली 14 से 18 का जो आर्टिकल जो संबंधित है, जो भी बातें हैं, ये प्रश्न बार बार यहाँ से पूछे हुआ। यहाँ से अगर सारी यूपीएससी प्लस पीसीएस को मिला दिया जाए तो यहाँ से ही आपको कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। 70 से 18, 14 से 18 के जो अनुच्छेद के बीच की जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट इसमें आएंगे, जो भी विवाद आएंगे, यहाँ से ही आपको 70 से 80 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं, जैसे सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि होगी, लागू होगा, किसी व्यक्ति की विधि के उल्लंघन के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आम लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक समान विधि लागू होगा और समानता का विचार इंग्लैंड से लिया गया है। तो ये बातें समान विधि के संबंध में। विधि के समक्ष इसकी दो बातें यहाँ पर है, जैसे विधि के समक्ष क्षमता और समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 की बात यहाँ हो रही है। तो एक साथ एक समान व्यवहार की संकल्पना से संबंधित है विधि के समक्ष समानता का। यह विचार नकारात्मक प्रकृति का है, अर्थात दंडात्मक हो सकता है या युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लग सकता है। यहाँ पर नकारात्मक कहने का अर्थ यह है, युक्तियुक्त प्रतिबंध के साथ यह लगाया जा सकता है। ठीक है, क्या, क्योंकि समानता के कारण विभिन्न समूहों वाले व्यक्ति जैसे गरीब वर्ग, पिछड़ा वर्ग, मजदूर वर्ग और वंचित वर्ग एक समान विधि लागू करना उचित नहीं है। इसलिए यह युक्तियुक्त प्रतिबंधों के साथ एक विधि के समक्ष समानता का नियम लागू हो सकता है। समान संरक्षण का बात क्या बोलता है यहाँ पर, कि विधि का समान संरक्षण के अंतर्गत समान लोगों के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति का है। यह विचार अमेरिका से लिया गया है। यह कहने का अर्थ है कि जो भी संपन्न वर्ग होंगे उसमें जो विधि संरक्षण का आधार जो होगा वो एक समान होगा। जो दलित कुंचित होंगे, जिसे समाज सोसाइटी द्वारा जैसे पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग, पिछड़े वर्ग, मजदूर हो, तो इनके लिए अलग नियम कानून एक समान होंगे, इसके लिए एक समान होंगे और दोनों अलग अलग एक रूप से कार्य करेंगे। इनका कहने का अर्थ इस संबंध में है समान संरक्षण का। इसे सकारात्मक भेदभाव के रूप में देखा जाता है। उद्देश्य क्या है, समाज से वंचित वर्गों के विकास के मुख्य धारा में सम्मिलित करना। इस उद्देश्य के कारण समाज के उच्च क्षमता वाले वर्ग के साथ भेदभाव संभव नहीं है, इसलिए इसे प्रतिलोम भेदभाव भी कहते हैं। यह एक वैधानिक अधिकार है। फिर समान संरक्षण का अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। एक चीज़ यहाँ मान देखिएगा, ये जो अधिकार है समान संरक्षण का अधिकार है दोनों के लिए, भारतीयों प्लस विदेशियों के लिए, और प्लस विधि के समक्ष समानता ये केवल भारतीयों के लिए है, केवल भारतीयों के लिए है। तो ये चीज़ें आप देखिएगा, पीटी में प्रश्न पूछ चुका है इससे, इस टर्म में इस प्रकार से टैग लाइन करके आपको प्रश्न पूछा है पीटी में। साथ ही इससे असंगत बातें जैसे सकारात्मक भेदभाव के संबंध में पीटी में प्रश्न पूछ चुका है यूपीएससी प्लस पीसीएस में। यह कैसा अधिकार है, तो ये वैधानिक अधिकार है, ये भी पीटी में प्रश्न पूछ चुका है। फिर सकारात्मक भेदभाव के अनुसार समानता का विचार भेदभावपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह भेदभाव तार्किक है, रीजनेबल है। वो कैसे होना चाहिए, वो कैसे होना, तार्किक होना चाहिए। कैसे, भौगोलिक आधार पर, जैसे उत्तर पूर्व के लोगों के लिए। फिर व्यावसायिक आधार पर, सेना के अधिकारियों को विशेष सुविधाएं इत्यादि, इस आधार पर भेदभाव किया जा सकता, सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। फिर इसका कोई एक
एक सार्वभौमिक मानक नहीं है, इसलिए परिस्थिति के अनुसार इसका निर्णय किया जाता है। जैसे विधि के समक्ष समानता का अपवाद क्या है? जैसे विधि के समक्ष समता के अधिकार कुछ अपवाद भी हैं, जैसे व्यवहारिक अपवाद, विदेशी राजदूतों और दूतों के घरेलू हिंसा में छूट दी जाती है, व्यवहारिक अपवाद है। संवैधानिक अपवाद क्या है? राज्यपाल और राष्ट्रपति के विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता, 300 अनुच्छेद 301 के तहत। तो यहाँ पीटी से प्रश्न पूछ चुका है व्यवहारिक अपवाद के संबंध में, विधि के समक्ष समानता में अपवाद के रूप में किन्हें शामिल नहीं किया जाता है। तो उसमें विदेशी राजदूत भी थे, बाकी सारे चीज़ें टर्म कंडीशन वहाँ दिए हुए थे पीटी में। राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने किसी भी संवैधानिक कार्य के लिए न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, ये संवैधानिक अपवाद के रूप में लिया जाता है। उपयुक्त दोनों के कार्यकाल के दौरान उनके किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष छूट देती है। फिर सिविल मामले, संपत्ति, विवाह, तलाक में राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यकाल में कोई आपराधिक वाद शुरू किया जा सकता है, कोई भी आपराधिक वाद शुरू किया जा सकता है, परंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल को इसकी सूचना 2 माह पहले देनी होगी। अगर ये सिविल मामले जो होंगे उस पर वाद तो चलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 60 दिनों का मोहलत उन्हें देना होगा, उनको पूर्व सूचना देनी होगी। तो चलिए इससे पहले और नेक्स्ट देखते हैं क्या बातें हैं। जैसे 15 अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, असम, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध, यानी विभेद नहीं किया जा सकता है। तो 15A में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं ये देखते हैं। राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, जाति, मूल, वंश आदि, लिंग, स्थान और जन्म ऐसे किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये बार बार आप लोग सुनते होंगे। 15(2) बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पीटी में प्रश्न बहुत बार पूछा है, लगभग 6 से 7 बार यहाँ से प्रश्न पीटी में यूपीएससी से लेकर पीसीएस स्तर में पूछे जा चुके हैं। तो इसे देखते हैं क्या है। राज्य द्वारा किसी भी नागरिक ऊपर धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग, स्थान के आधार पर मानो किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, दायित्व एवं अयोग्यता आरोपित नहीं की जाएगी। इसके लिए कौन कौन से शामिल है? जैसे होटल, सामाजिक मनोरंजन का स्थान, दुकान, कुएं, तालाब, घाट, सड़क को सार्वजनिक उपयोग के लिए हो, पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकारी वित्त प्राप्त संस्थाओं प्रवेश के लिए रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, जैसे निजी जो है, निजी सार्वजनिक स्थल, कुआं, तालाब इत्यादि जो होंगे, क्या वहाँ पर यह लागू होता है? यहाँ पर लागू नहीं होता। अगर किसी का निजी विशेष है तो ये दावा नहीं कर सकता कोई व्यक्ति कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, पर वह निजी अपने खेत में बनाया, मान लीजिए कोई कुआं है और निजी खेत पर वो बनाता, अपने खेत पर बनाता है, सरकारी ज़मीन पर नहीं बनाता है, तो अब पर उस कुएं को बनाने के लिए वो सरकारी सहायता लिया है तो वो सार्वजनिक माना जाएगा। तो प्रश्न यहाँ से बने थे, इस टाइप से पूछे गए थे। इसे समझिए, इस टर्म को कैसे समानता का अधिकार लागू होता है। राज्य कहीं भी आ जाएगा, राज्य वित्त पोषण जहाँ भी आ जाएगा, जिस ही विषय वस्तु पर आ जाएगा वो राज्य का अंग माना जाएगा और वहाँ मौलिक अधिकारों का हनन संबंधी सारे विधि विधान लागू होते हैं। मूल मकसद यही है। फिर 15(3) में कहता है राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान या समानता का अधिकार उल्लंघन नहीं माना जाता है, नहीं है। फिर नेक्स्ट है 15(4) में ये बातें बोले, राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए किए गए उपाय समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 29(2) के विरुद्ध नहीं होगा, न ही 29(2) के विरुद्ध होगा। और 29(2) क्या है वो आपको नेक्स्ट अभी जस्ट आगे मैं बताऊंगा 29(2) के संदर्भ में क्यों नहीं है। तो ये दोनों अगर युक्ति प्रतिबंध लग रहा है, किसी को विशेष छूट दिया जा रहा है बच्चों, महिलाओं और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के संदर्भ में, तो असमानता का बात वहाँ नहीं होगी, कोई इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ एक वाद बहुत महत्वपूर्ण है, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास वाद जो हुआ था 1915(4) से पहले संविधान संशोधन को जोड़ा गया। 15(4) को ये संशोधन कब जोड़ा गया? ये इस वाद के बाद जोड़ा गया और ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। अब नोट यहाँ देख लीजिएगा, नोट जो भी लिखा गया उसे अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। 1960-70 के दशक में पिछड़ी जातियों की स्थिति सुधार, इसके कारण क्या थे? कारण थे जमींदारी उन्मूलन, हदबंदी कानून, हरित क्रांति आदि थे।
अनुच्छेद 15(2) में यह अनुच्छेद 2006 में 98 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसे मंडल 2 भी कहा गया क्योंकि यह मंडल आयोग से प्रभावित था, क्योंकि जो भी मंडल आयोग किए थे पिछड़े आयोग के आरक्षण के लिए उससे संबंधित था। देखते हैं क्या है। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं तथा निजी शैक्षणिक संस्थाओं आरक्षण का प्रदान किया जाएगा, परंतु आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे। ये बातें यहाँ कही गई थी। नेक्स्ट है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के पहचान का आधार क्या था, वो देखते हैं यहाँ पर। क्योंकि देखिए संविधान संशोधन अनुच्छेद जो संविधान के अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और उनकी पहचान के लिए एक आयोग का गठन की स्थापना किया जाएगा। वर्ष 1953 में कांग्रेस द्वारा काका कालेकर आयोग का गठन किया गया था। उसके 1978 में जनता पार्टी द्वारा विंध्येश्वरी पाठक मंडल की अध्यक्षता मंडल आयोग की स्थापना के जो आरक्षण की जो आज चर्चा हो रही है, अब तक आरक्षण का जो स्वरूप है इसी मंडल आयोग के सिफारिश के बाद लागू हुआ था। मंडल आयोग ने भारत में जाति और वर्ग को एक दूसरे से पर्याय मानते हुए पिछड़े वर्ग की पिछड़ी जातियों को शामिल किया। पिछड़ी जातियों की पहचान के इन्होंने 3 मानकों का प्रयोग किया। जब भी प्रश्न आएगा, यहाँ पीटी से प्रश्न पूछा जा चुका है, यहाँ से पूछा गया, यहाँ से पूछा गया और यहाँ से पूछा जा चुका है। मानक क्या थे? सामाजिक था, शैक्षणिक था, आर्थिक था, और इसके अतिरिक्त कोई भी मानक इन्होंने नहीं सुझाया। यही 3 मानक थे जो सभी वर्गों में शोषण का आधार था। तो मंडल आयोग ने इन मानकों के आधार पर उन्होंने 3743 जातियों को पिछड़ी जातियों की श्रेणी में सम्मिलित किया। यह चर्चा हो रही है 1978 की। इस समय इन्होंने इतनी जातियों का पिछड़ी जातियों के रूप में श्रेणीबद्ध किया था। तो ये प्रश्न पीटी में यहाँ से पूछा जा चुका है, पीसीएस के पीटी में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 15 को देखते हैं। प्रकृति नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए यह नागरिकों के लिए यानी भारतीय नागरिकों के लिए, ना कि विदेशियों के लिए है। इस मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधों का भी प्रावधान करता है। नेक्स्ट जो होगा 16, इसको कल से स्टार्ट करें क्योंकि लंबा सेशन हो जाएगा, आप लोग भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे इसको देखा जाएगा। और जो भी चीज़ें हैं इससे बाहर आपको कभी भी पीटी में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। जो भी चीज़ें यहाँ आज बता दी जा रही है 37 पेज के पीडीएफ में, वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में जो भी प्रश्न आएंगे इससे बाहर नहीं होगी, इसकी गारंटी है। क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जा रही है वो सारे चीज़ों को सारगर्भित रूप से शामिल करके बताई जा रही है कि कौन सा विवाद है, कौन सा क्या है, किस वर्ष संशोधन हुआ, किस वर्ष वाद आए उससे संबंधित, कौन सा मौलिक अधिकार किस रूप से प्रभावित है, सारे डायग्राम को यहाँ शामिल किया गया। तो इसी के साथ मैं अमर कुमार आपसे विदा लेता हूँ। कल तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए।